हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सीडीएस और एसएससी सीजीएल इस एग्ज़ाम को नज़दीक आते हुए हम देख रहे हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी अभी हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, वो सब इम्पॉर्टेंट होगा। तो ऐसे ही सीरीज़ में जैसे अर्थमेटिक्स नंबर सिस्टम का एक सीरीज़ आएगा, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे जैसे सीरीज़ आता जाएगा आपको पता चलेगा कि हम उनमें से क्वेश्चंस को काट छांट रहे हैं, कॉन्सेप्ट को काट छांट रहे हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आ रहा है। और बहुत सारी बच्चों को मैं देखता हूँ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उसको देखकर घबराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वो देखने में अजीब सा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन होता है। बट हाँ, इतना भी हम लोग अपने आप को नहीं छोड़ सकते हैं कि ये सोच कर कि अरे नहीं नहीं आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही आएगा, आसान क्वेश्चन ही है। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आपको तैयार रहना पड़ेगा दोनों सिचुएशंस के लिए। क्वेश्चन इजी अप्रोच का भी आता है, क्वेश्चन मॉडरेट अप्रोच का भी आता है और टफ भी आता है। तो आपको टफ से क्या ही लेना देना है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो करो, है ना। चलो खैर, अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये अर्थमेटिक्स नंबर सिस्टम के सीरीज का क्वेश्चन है। चूंकि मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए उठाया है ताकि आपका थोड़ा सा हाथ साफ हो जाए। सीडीएस इस साल तो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, तो अभी जो मैंने चूज किया है ना सीडीएस 2024 के क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इस साल का जो पेपर है वो बहुत ही शानदार पेपर आया हुआ है। तो हम लोग फोकस करेंगे और ऐसी ही चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि ये जो सिचुएशन है और ये जो सिनेरियो है, इसमें उन स्टूडेंट्स को जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, उनको इस सीरीज से फ़ायदा हो जाए, इसलिए इसको ज़रूर देखिए और कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। आपको एग्ज़ाम में मोर एंड मोर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, करेक्ट अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। चलो गाइज देखो, ये इस साल सीडीएस में 2024 में पेपर में आया हुआ है। और चूंकि इसके जो अप्रोच को यहाँ पे क्या होगा, हम लोग फास्ट अप्रोच से सीखेंगे सॉल्व कैसे करें, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट को सीखना है तो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने सिखाया हुआ है, उसमें देख लो। बाकी एप्लीकेशन के बारे में अगर मेरे जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं वीडियोस में बताता ही हूँ। कुमार मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है मेरा, वहाँ आओगे तो वहाँ सारा कोर्स है, एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में है सारी चीज़ें, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो गाइज शुरू करते हैं हम लोग इसको। देखो, व्हाट इज 3/1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश। ये डैश 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 कहाँ तक है पता नहीं, एन टर्म्स तक होना चाहिए। ये समेशन सीरीज का क्वेश्चन है एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 11th क्लास में, ठीक है। तो ये एन टर्म्स तक होता तब तो ठीक है, नहीं है तो हम इन्फिनाइट मान के चलेंगे, है ना। तो इन्फिनाइट मान के चलेंगे तो चाहे जो भी हो, एक चीज़ तो कंफर्म है, जब देखोगे पीछे वाला वीडियो तो समझ में आएगा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ होना कि 3/1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 5/2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 7/9 इंटू 16, और ऐसे करते हुए चल रहे हो, तो मैंने समझाया था जो डिफरेंस नीचे में हो और वही ऊपर दिख रहा हो, जो डिफरेंस नीचे हो वही ऊपर दिख रहा हो, जो डिफरेंस नीचे हो वही ऊपर दिख रहा हो, तो भाई साहब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16, और ऐसे करते हुए करते करते आप इन्फिनिटी तक चलते जाओ। जब इन्फिनिटी तक जाओगे तो होगा क्या, ये जो -1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/16, कटते कटते इन्फिनिटी तक सब कट जाएगा, ठीक है। और नहीं भी कटेगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी में जाके ये 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ को 0 लिख देंगे, क्या ज़रूरत है हमको कुछ लिखने की, है ना। तो 1/1 माइनस 1/∞, ठीक है। अगर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे तो मैथमेटिकली लिखना सही नहीं होता है, इसको मान के चलो कि ये सब कट जाएगा, कट जाएगा तो 1/1 क्या होता है, 1/1 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और 1/∞ हो जाएगा 0, बात खत्म। 1/∞, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/0 अगर इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी को इधर रख सकते हैं, तो 1/∞ इक्वल टू 0। मैथमेटिकली बहुत जगहों पे ये फॉर्म होता है, यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे जगहों पे चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है, तो अभी खैर हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग
क्वेश्चन जिसको फोकस कर रहे हैं वो करते हैं, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो ये 1/1 और लास्ट में -1/∞ बचेगा, अगर बचेगा तो, नहीं तो इन्फिनिटी तक सब मान के चलो कि कहीं तो जाके कैंसिल आउट होगा ना, इन्फिनिटी में कोई भी पॉइंट पे कैंसिल आउट होता है, मान के चलो वो सब कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/1 ही। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाओ, HCF। देखो बड़ा ही शानदार HCF है, इसका तरीका मैं कई बार सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियोस, पीछे के वीडियोस देख लो मेरे क्लासेस के, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा, या फिर तुम ऐप पे जाओगे, मेरे एप्लीकेशन में जाओ, उसमें देखो, मैंने इसको बहुत ही इलेबोरेट करके समझाया हुआ है कि कैसे हम करते हैं। तो HCF जैसे यहाँ पे व्हाट इज द HCF ऑफ x⁴ माइनस 13x² y² माइनस 300 y⁴, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। फिर x³ माइनस 4x² y माइनस 4xy² माइनस 5y³ दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, एंड x³ माइनस 125y³ तीसरा एक्सप्रेशन हो गया। HCF कैसे निकालोगे? इन सभी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को निकालोगे, है ना। तो जैसे ये x⁴ है, ऑब्वियस सी बात है इसके फैक्टर्स अगर बनेंगे 4 फैक्टर्स निकल सकता है ना। उसी तरह इसके 3 फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके 3 फैक्टर्स बन सकते हैं। तो अगर 3 फैक्टर नहीं भी बनाओगे तो कम से कम इसको ब्रेक तो कर ही सकते हैं फैक्टर, 2 डिफरेंट फैक्टर्स में। जहाँ 2 बन गया 2 करो, जहाँ 3 बन गया 3 करो, वो तो डिपेंड करेगा। तो इनके फैक्टर्स निकालने के बाद जो कॉमन होगा उसमें वही तुम्हारा HCF होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन का अगर हम फैक्टर निकालने लगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में कैसे करें? एग्जाम में तो हमारा अप्रोच कुछ और होना चाहिए, है ना। तो एक सीखने वाला कंडीशन एक अलग होता है, सीखने वाला अप्रोच अलग होता है, सीखो। लेकिन एप्लीकेशन के समय अगर उसको फास्ट करना चाहते हो तो सीखो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चल रही हो, ठीक है, सामने वाले को पता तक ना चले और तुम्हारा आंसर आ जाए, है ना। वो चीज़ तुमको समझना पड़ेगा कैसे करें। तो सामने वाले को क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ज़रूरत है बताने की कि तुम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप, ये कोई 10th क्लास थोड़ी है, 11th 12th क्लास थोड़ी है, ठीक है। खाओ स्टेप्स, खा जाओ, ज़रूरत क्या है। इसमें जो हम करते हैं HCF में बहुत सारे केसेस में ये एप्लीकेबल हुआ है और इजी एप्लीकेबल है, इसीलिए हम लोग वो करने जाएंगे। देखो बेटा, जनरली मैं बताता हूँ बच्चों को, ठीक है, कि एक काम कर लिया करो, x की वैल्यू को प्लेस करके देख लो। जैसे x = 1 y = 1 रख के देख लो, ठीक है। या फिर x = 2 y = 2 रख के देख लो, या तो x = 2 y = 1 रख के देख लो। मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है बना के देखो। तो जो इजी कॉम्बिनेशन होता है x = 1 y = 1 या x = 2 y = 1, ऐसे करके इजी कॉम्बिनेशन होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इजी कॉम्बिनेशन से कई बार आप फंस सकते हैं, है ना। तो जैसे इस तरह के एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अगर मैं छोटे वाले वैल्यूज जैसे x = 1 कर दूंगा, तो 1 कर दूंगा और y = 1, तो ये देखो ना माइनस माइनस ये बहुत बड़ा वैल्यू नहीं हो जाएगा जो कि नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव में तो हमें लेना नहीं है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको वो कॉम्बिनेशन अपने आप दिख जाएगा कि हम क्या रखें कि हमारा ईजिली आंसर हमको मिल सके। तो उस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लिया करो फैक्टर में x - 5y, x + 5y, मतलब x और 5। तो अगर मैं y का देख रहा हूँ, अगर मैं साइन को हटा दूं तो केवल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखूं साइन को हटा के, तो y का यहाँ पे 5 और x का यहाँ पे 1। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसका रिवर्स करके देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि यहाँ पे कर पा रहे हैं तो हर जगह वही चीज़ एप्लीकेबल होगा, नहीं। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे x = 5 थोड़ा सा बड़ा करके रख रहा हूँ वैल्यू को, और y = 1 रख रहा हूँ, ठीक है। मतलब x = y का कोफिशिएंट और y = x का कोफिशिएंट। अब मैं इसको रख के यहाँ पे प्लेस करूंगा हर एक एक्सप्रेशन में क्या वैल्यूज आता है, ठीक है। जो भी हर एक एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा उसके बाद सेम मैं रखूंगा ऑप्शन में। अगर सेम वैल्यू ऑप्शन दे देता है या फिर उसका फैक्टर्स में आता है ऑप्शन, तो आंसर हम ऑप्शन में से किसी को चूज कर सकते हैं। जैसे पहले एक्सप्रेशन में अगर मैं x की वैल्यू को रखता हूं 5, तो x to the power 4 मतलब 5 to the power 4 625 माइनस 13 x to the power 2 मतलब 5 to the power 2 25। तो यहाँ पे 13 × 25 और y to the power 2 मीन्स y² is 1² माइनस 300 × 1 to the power 4। देखो तो बच्चे 25 × 13 325 माइनस 300
इट इज 625। देखो तो 625 माइनस 625 ये आ गया 0। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन पे जब मैंने x इक्वल टू 5 रखा और y इक्वल टू 1 रखा तो ये आ गया 0। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन पे। दूसरे एक्सप्रेशन में भी मैं वही करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 का क्यूब 1 रखूंगा, तो सॉरी मैं 1 कह रहा हूँ, 5 का क्यूब 5 रखूंगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। फिर मैं यहाँ रखूंगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 तो माइनस 100 क्योंकि y 1 है, तो 4 इंटू 25 100, 100 नहीं 4 इंटू ये x तो 5 है ना, 5 20 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 तो ये आ गया 20 और माइनस 5 इंटू 1 क्यूब ये आ गया 5। तो ये देखो तो माइनस 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 मतलब ये सब प्लस होके माइनस 125, सो 125 और माइनस 125 ये भी तो 0 आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, और फाइनली एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब में फिर से मैं अगर यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखता हूँ तो ये आता है 125, अब माइनस y रखता हूँ 1 क्यूब तो 125 माइनस 125। ठीक है, ये क्या आ गया 0 आ गया। मैंने क्या देखा, तीनों एक्सप्रेशन में अगर x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 रखता हूँ तो तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आती है ना। और अगर तीनों एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आती है तो अब मैं यही ऑप्शन में भी प्लेस करके देखूंगा कि ऑप्शन में अगर मैं प्लेस करता हूं x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 तो क्या आता है। तो x इक्वल टू 5 अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूं पहले ऑप्शन में, ठीक है, तो ये रहा 5, और y इक्वल टू अगर मैं 1 प्लेस करता हूं तो 5 इंटू 1 5, तो 5 माइनस 5 क्या आता है 0, और सबकी वैल्यू 0 आ रही थी। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब ए ही हमारा करेक्ट आंसर है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी कोई भी 0 नहीं देगा, क्योंकि जब सब प्लस में है और x और y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही है तो इसका मतलब ये सभी पॉजिटिव ही होंगे, 0 से बड़े ही होंगे। एक ही वैल्यू है जो 0 देगा तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, HCF वही होगा, कॉमन फैक्टर वही हो सकता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा देखो, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले बताया हुआ है कि जब मैं सीसैट की क्लास ले रहा था तो मैंने बताया हुआ है कि यूपीएससी कंडक्टेड कोई भी एग्जाम्स हैं, इसी साल ये यूपीएससी सीडीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी सीसैट में भी पूछा गया है सेम ईयर में, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, सीसैट में भी सीडीएस में भी। सीडीएस पहला वाला सीडीएस 2024 में और ये सीसैट 2024 में सेम, बस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा समझ आ जाएगा तुम्हें। तो एक्सप्रेशन 555 टू द पावर 777 प्लस 777 टू द पावर 555 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन में है 1 2 1, फर्स्ट ऑप्शन है 2, ऑप्शन छोड़ो, पहले नंबर पे है 2, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे नंबर पे 37, और फिर ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस में कि 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऐसे करके 3 1 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3। तो बेटा सबसे पहले तो देखो कि अगर एक्सप्रेशन के पूरा एक्सप्रेशन अगर डिविजिबल हो गया किसी भी नंबर से तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक्सप्रेशन के दो डिफरेंट टर्म्स को, तीन डिफरेंट टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करो। अलग अलग डिवाइड करने के बाद अगर अलग अलग पूरी तरह से डिविजिबल है तो ठीक, नहीं तो जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को ऐड करो, ऐड करने के बाद भी डिविजिबल है तो भी वो पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा, है ना। ये बात हमको समझना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, 555 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से कभी डिविजिबल हो नहीं सकता है, ठीक है, और ऑड नंबर को जब 2 डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है, और किसी भी चीज का रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो उसके ऊपर दुनिया का कोई भी पावर रखो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 555 में रिमाइंडर 1 आएगा और 1 के ऊपर पावर 777 इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 1 देगा जब 2 से डिवाइड होगा। 777 भी एक ऑड नंबर है, तो 777 जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा और इस 1 के ऊपर पावर 555 भी रिमाइंडर 1 ही देगा, और 1 प्लस 1 होता है ऐड होके 2, और 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये हो गई एक बात। अब आओ चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। तो उसके डिजिट का सम जरा देखो तो ये 555 कितना होता है 15, तो 555 जरूर 3 से डिविजिबल है। 555 15, तो 555 अगर 3 से डिविजिबल है तो उसके पावर, दुनिया में कोई भी पावर होगा ऊपर में, ये एक्सप्रेशन 3 से डिविजिबल होगा ही होगा।
उसी तरह 777, ठीक है, 21 21 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसके ऊपर दुनिया का कोई पावर होगा ये भी एक्सप्रेशन डिविजिबल होगा, और दोनों एक्सप्रेशन अगर अलग अलग डिविजिबल है 3 से तो कंफर्म है कि दोनों का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। हो गया ना। अब बात आती है 37 की, घबराने वाली बात नहीं है, पहले देखो तो सही कि 555 डिविजिबल है कि नहीं 37 से, डिवाइड करके देख लो, नहीं है तो रिमाइंडर निकालेंगे, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहेंगे वो, तो एक बार चेक करके देख लो, 37 1 जा 37, ठीक है, ये आ गया तुमको 185, सो 37 5 जा 185, लो डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 37 ने 555 को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड अगर कंप्लीटली कर दिया तो उसके ऊपर पावर कुछ भी हो जाए वो तो डिविजिबल होगा ही होगा। और फिर अब चेक करो कि 777 भी 37 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ना बच्चे, 777 37 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं 37 2 जा 74, मैं पहले करवा दूं फिर बता देता हूँ, 37 1 जा देखो डिविजिबल हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है 777, तो उसके ऊपर जो पावर है कुछ भी रहेगा डिविजिबल होगा ही होगा। तो 37 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, मतलब दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा तो कंबाइन तो करेगा ही करेगा, तो 3 भी 37 भी डिवाइड इसको कर सकता है, और इसीलिए तीनों डिवाइड कर सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज मैं बता देता हूं, कुछ एक नंबर के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि 37 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो 111 को डिवाइड करता है, याद रखना इस बात को, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं 37, ठीक है, 37 3 जा, ठीक है, देखो डिवाइड हो गया, है ना, 37 3 जा 111, तो चूंकि 111 37 से डिविजिबल है, इसीलिए 111 का कोई भी मल्टीपल होगा, ये 5 टाइम्स है डिविजिबल होगा, ये 7 टाइम्स है डिविजिबल होगा, इसके जगह पे 888 होता तो भी डिविजिबल होता, 666 होता तो भी डिविजिबल होता, 444 होता तो भी डिविजिबल होता। तो इसीलिए यूपीएससी में देखोगे, चाहे वो सीसैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे कैट का एग्जाम हो, ऐसे ऐसे नंबर को ही चूज किया जा सकता है जिसको हमने किया तो हुआ है, लेकिन हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती है क्योंकि हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे नंबर को चूज करके दिया जाता है। अगर आपको पता होता तो क्या ये डिवाइड करने की कोई ज़रूरत होती, हमें ये डिवीजन का कोई मतलब था, यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, हम नहीं करते डिवाइड, है ना, ऐसे ही देख के बता देते कि 555 37 से डिविजिबल तो है ही भाई, 777 हाँ है डिविजिबल, लो क्लिक। तो यही आपका स्पीड बचाता है, मतलब सॉरी बढ़ाता है, यही जो सिचुएशन है ना कि अगर आपको पहले से पता है तो ये आपके स्पीड को इनहांस कर देगा, स्पीड को बढ़ा देगा, फास्टर कर देगा। पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो क्या होगा, यही सॉल्व करो, देखो तुमने यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, इतना तो टाइम दिया ना, यही पता होता तो टाइम देने की जरूरत नहीं थी, है ना। ये प्रैक्टिस से आता है बच्चों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट तुम वहां पे परफॉर्म करोगे, जो आज यहां करोगे वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वहां जाके इतना यहां कर लो कि वहां जाके सोचने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। जो आता है जाओ वहां पे उगल दो, सारा निगलो वहां पे उगलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो यहां पे क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट n+1 मल्टीप्लाई n+1 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 से करते करते 3 2 1 यहां तक आ गया, है ना। अब कहा जा रहा है कि ऊपर में ये है एक्सप्रेशन, तुम्हारे पास ऊपर का एक्सप्रेशन ये है, इसको डिवाइड करेगा कौन 910 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट n की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही आसान है, समझो। ऊपर में 910 से डिवाइड होने के लिए मिनिमम जो ऊपर में नंबर चाहिए वो है 910 मिनिमम, और 910 लाने के लिए जो मिनिमम फैक्टर्स हैं तुम्हें जो जरूरत है, ठीक है, वो है 91 इंटू 10, 91 इंटू 10, 10 मतलब 2 इंटू 5, और 91 मतलब 7 इंटू 13, मतलब 4 चीज़ों की जरूरत है, 2 की, 5 की, 7 की, 13 की। अब एक बात बताओ, 1 2 3 से चलते चलते तुमको 5 तो यहाँ चाहिए ही, 7 भी चाहिए, और इसके अलावा 13 भी चाहिए। तो n का मैं क्या वैल्यू ऐसा रख दूं मिनिमम जिससे कि कम से कम 13 तक तो तुम्हें यहां मिल ही जाए,
है ना। तो एक बात बताओ, अगर d ये जो 12 देख रहे हो, अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ 12 रख दूं, तो ये जो शुरुआत ही हुआ है वो n+1 से हुआ है। तो अगर मैं n को 12 रख दूं तो ये 12 + 1 यहाँ 13 आएगा ना। तो 13 आएगा तो यहाँ 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करके ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा तो ज़रूर ये 13, ये 7, ये 5, ये 2 या फिर ये 10 मिलके 910 तो आएगा ही आएगा, और 910 से वो डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे छोटी जो वैल्यू n की होगी वो ज़रूर 12 ही होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन टेक्निकली आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को, जिसको आता है वो 2 सेकंड में कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेकर 99 100 इज डिवाइडेड बाय 16, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर होगा। बच्चे अगर आपको याद हो ना तो याद रखो, 4 का डिविजिबिलिटी कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, मतलब ए बी सी डी में ये सी डी अगर डिविजिबल हो 4 से तो पूरा नंबर ए बी सी डी डिविजिबल है 4 से, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी कहता है एक्स वाई जेड, और मान लो ऐसे लिखता हूं मैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड में अगर एक्स वाई जेड लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं 8 से तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से। तो उसी तरह अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 में भी अगर मान लो इसी तरह तुम लिख देते हो ए बी सी डी ई एफ, तो लास्ट के 4 डिजिट अगर डिविजिबल है 16 से तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 16 से। लास्ट के 4 डिजिट्स अगर डिविजिबल नहीं है तो नंबर पूरा डिविजिबल नहीं है 16 से। तो डिवाइड करके देख लो क्या आता है रिमाइंडर। तो यहां पे मैं चूज करूंगा लास्ट का 4 डिजिट 9100 और डिवाइड कर दूंगा 16 से। तो 9100 को 16 से डिवाइड करने पे आता है 16 5 जा 80, 16 पंचे 80, 11 110, 16 6 जा 16 छा के 96, 14 0, 16 8 जा 128, राइट। और ये क्या बचता है 12, तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 12 रिमाइंडर आया तो बी इज द करेक्ट आंसर। 12 आ गया। कितना टाइम लगा तुमको निकालने में, आता है ना, तो 2 सेकंड नहीं लगेगा। मतलब यहाँ तो 2 सेकंड से ज़्यादा लगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगेगा, अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना नहीं लगेगा। दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊंगा तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे कि मैं 16 को 4 इंटू 4 में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि 2 0 है तो वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 91 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रिमाइंडर 3 आता है, और चूंकि मैंने 4 यहाँ से हटा दिया था तो उस 3 में 4 फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 आ जाएगा। तो बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम कहोगे सर ये वाला भी बता दो क्या किया आपने, तो ना 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 ना, ना ऐसी गलती नहीं, अभी वो बताने का समय नहीं है, ठीक है। तो हर समय किस चीज़ का क्या समय होता है ना, उसके आधार पे बताना उचित होता है। तो आगे बताऊंगा ये। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो बेटा, लेट द पॉजिटिव नंबर्स a1 a2, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है समेशन सीरीज का। a1 a2 a3 से लेकर a3n तक, ठीक है, 3 टाइम्स b इन gp, ये सारे टर्म्स gp में है। बोला जा रहा है if p इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 a2 a3 से लेकर an तक, एंड q इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ an+1 an+2 an+3 से लेकर a3n तक, then what will be the geometric mean of number from a1 to 3n। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, इसका मतलब हुआ कि अगर आप टर्म्स ले रहे हो a1 से लेकर an मतलब मान लो कि तुम कोई भी टर्म ले रहे हो, यहाँ पे तुमने an 5n5 ले लिया, तुम 5 टर्म्स तक ले रहे हो यहाँ पे मान लो, तो 5 टर्म्स ले रहे हो तो अब तुम an+1 6 टर्म से शुरू करोगे, a6 a7 और चलते चलते 5 इंटू 3 n, अगर तुमने 5 लिया तो तुमको कहाँ तक जाना है 15 टर्म्स तक जाना है, 6 से लेकर 15 टर्म्स तक, समझ रहे हो। अगर n लोगे 5 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म n, अगर 5 लोगे, अगर n लोगे 4 तो मैक्सिमम 12 तक जाओगे, 3 इंटू 4, अगर n लोगे 3 तो 3 3 9 टर्म्स तक जाओगे, n लोगे 2 तो डिपेंड करता है ना तुम कितने टर्म्स ले रहे हो, है ना।
अच्छा, इसको करने से पहले समझ लो कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लो बच्चे कि कोई अगर मेरे जो बैच को या ज्वाइन करना चाहता है, कोई मुझे मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहता है, रीजनिंग क्वांट्स पढ़ना चाहता है, स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए, कोई सीडीएस की तैयारी कर रहे हो बच्चे, यूपीएससी सीसैट, यूपीएससी के लिए तो ऑलरेडी जो बैच चल रहा है निर्भीक 2.0 फॉर यूपीएससी सीसैट 2025, वो पीसीएस के सीसैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस और एसएससी के लिए भी, और एसएससी वगैरह के लिए अलग बैच होगा, सीडीएस के लिए जो आने वाला बैच है, ठीक है, वो ज्वाइन करेंगे। कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। और तो कैसे करोगे, एंड्रॉयड यूजर्स जो हैं वो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से तुम डाउनलोड कर सकते हो कुमार मैथमेटिक्स ऐप, और जो आईओएस यूजर्स हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस यूज करने वाले, वो क्या करेंगे, क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें मेरा ORG कोड यूज करेंगे, UOPDV, आई रिपीट UOPDV, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा। इसमें तुम्हें अलग अलग कोर्सेज मिलेगा जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगे, जो लाइव सेशंस होते हैं, डाउट के लाइव सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, PDF एंड DPP शेयर होता है, टेस्ट सीरीज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मीन्स आई पर्सनली टेक केयर ऑफ यू गाइज, और मैं वहाँ पे बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक बताता चला जाता हूँ। यूट्यूब्स वगैरह में तो चीज़ें मैटर है ही, मैं खुद भी यूट्यूब पे आता हूँ, बट यूट्यूब की दुनिया ना बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इतना ज़्यादा मतलब जो है फैला हुआ है कि YouTube पे तुम वो चीज़ों को कवर कर पाओ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर सब जगह से कर करके बड़ा मुश्किल होता है। किसी एक पे फेथ करोगे और करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए मैं जिनको लगता है कि वहाँ बेसिक से सर से पढ़ना है और एडवांस लेवल तक जो अपने एग्ज़ाम के लेवल तक वो पढ़ना है, वो वहाँ पे आके मुझे ज्वाइन कर लो, और जिनको मान लो नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत है, तो तुम यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े रह सकते हो, है ना। चलो गाइज अब आगे एक ऑलरेडी एक बैच चल रहा है मेरा निर्भीक 2.0, निर्भीक 2.0, ये यूपीएससी सीसैट के लिए चल रहा है, तो कोई उस ज्वाइन करना चाहता है टू सीसैट फॉर 2025 के लिए, तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो तुम उसे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कराने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें वो चीज़ याद दिला देता हूँ, होता क्या है। तुम्हें पता होगा कि अगर मान लो कि कोई दो A और B नाम का टर्म है जो GP में होता है, R इन GP, तो अगर ये दोनों GP में है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो सीधा ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो होता है रूट AB, मतलब स्क्वायर रूट AB, दो है इसीलिए स्क्वायर रूट AB, जिसको तुम लिखते हो AB टू द पावर 1/2, है ना, AB टू द पावर 1/2। इसी तरह अगर मान लो तीन कोई टर्म्स हो जाता है A B C R इन GP, ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन लिखते हो वो होता है ABC क्यूब रूट में, क्योंकि तीन टर्म्स हैं इसलिए क्यूब रूट, और ये ABC टू द पावर तुम सीधा लिखोगे 1/3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह कई टर्म्स हो, ठीक है, A1 A2 A3 सभी अगर A4 से लेकर AN तक R इन GP, अगर वो GP में है, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, A1 A2 A3 से लेकर AN तक मल्टीप्लाई कर दो और सीधा रूट N डाल दो इस पे, nth रूट में A से लेकर A1 से लेकर AN तक डाल दो, जिसको लिखने का तरीका हो सकता है A1 A2 A3 से लेकर AN और टू द पावर 1/n, ये हो सकता है लिखने का तरीका, है ना बच्चे। अब ये चीज़ अगर समझ गए हो तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं करने के इस तरह के क्वेश्चन के, तो मैं वो चीज़ तुम्हें बता देता हूँ क्या सब तरीका हो सकता है इसको करने का। अगर मैं ये निकाल रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसको अगर करें तो ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर A1 से टर्म तुम लेना शुरू करते हो तो डिपेंड करता है कि तुम कितने टर्म्स ले रहे हो, मतलब AN क्या ले रहे हो। अगर AN तुम ले रहे हो 5 टर्म तो अगला शुरू होगा 6 टर्म से लेकर 5 3 जा 15। मैं एक काम करता हूँ ना, सबसे छोटा ही लेता हूँ ना, AN मान लेता हूँ। एक लेना बहुत सही नहीं रहेगा क्योंकि फिर कैलकुलेशन में शुरुआत ज्योमेट्रिक मीन में एक ही टर्म से होगा। हम एक काम करते हैं ना, N इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। N इक्वल टू 2 ले लेंगे तो इसका मतलब 2 टर्म्स N हो गया सेकेंड टर्म, और उसके बाद थर्ड टर्म से शुरू होगा 2 + 1 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो टोटल टर्म्स कितने लूंगा मैं, 3 × 2 6 टर्म्स लूंगा, है ना। अगर मैं n को सेकेंड मान के चलूं तो टोटल 6 टर्म्स होंगे। तो 6 टर्म्स मैं उठाता हूं यहाँ पे, समझना मेरी बात को। 6 टर्म्स कौन कौन से मैं यहाँ पे उठा रहा हूं, मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लूंगा 1, 6 टर्म्स उठाऊंगा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आर इन जीपी। देखो जीपी, ठीक है। मैंने 6 टर्म्स उठा लिया तो AN A2 ये रहा, ये AN टर्म है। अच्छा AN टर्म है माने A2 टर्म है, तो ये AN+1 से शुरू हुआ अगला टर्म, और देखो तो A2 2 × 3 6 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर n इक्वल टू 2 हुआ तो सेकेंड टर्म तक हमने लिया, तो इसका मतलब n+1 थर्ड टर्म से शुरू हुआ और A3n तक जो कि लास्ट 6th टर्म कहलाएगा। 32 मैंने मान लिया, सब AP में है, ठीक है, सब डबल डबल करके मैंने लिया है, ठीक है, AP में। अब कहा क्या चाह रहा है कि तुमको P मानना है ज्योमेट्रिक मीन किसका, AN टर्म का। तो AN मतलब 2 टर्म्स तक का, क्योंकि तुमने 2 टर्म लिया AN में, 2 टर्म्स तक लिया है, ठीक है। A2, तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं बच्चे इसका ज्योमेट्रिक मीन 2 टर्म का, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 टर्म्स क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1 × 2 का रूट स्क्वायर रूट, जो कि होता है 2 to the power 1/2। P इक्वल टू 2 to the power 1/2, ठीक है। अच्छा अब Q तुमने कहा ज्योमेट्रिक मीन n+1 से, मतलब सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म से लेके 3n टर्म तक, मतलब 4 से लेकर 32 में कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स तुमने लिया, और उसके बाद के बाकी के टर्म्स 1 2 3 4 4 जो बचे टर्म्स हैं, मतलब n+1 से लेकर 3n टर्म तक। तो n+1 क्या है, थर्ड टर्म से शुरू हुआ और 6th टर्म तक बन जाता है A3n, ठीक है। तो इसका मतलब Q तुमने किसको माना, Q तुमने माना है बाकी के 4 टर्म्स 4 8 16 एंड 32। तो मैंने यहाँ पे Q मान लिया। मैं थोड़ा सा इसको ना लिख देता हूँ अच्छे से, कहीं मिस्टेक ना हो जाए तुमसे। ठीक है, चलो। P तुमने माना 1 × 2 स्क्वायर रूट, तो 2 to the power ½ हो गया, और Q तुमने उसके बाद के टर्म्स 4 8 16 और 32, ठीक है, 4 थे, और फोर्थ रूट अगर रखोगे तो इसको लिख दोगे तुम 1/4। अच्छा तुम नोटिस करो, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 8 मतलब 2 क्यूब, 16 मतलब 2 to the power 4, 32 मतलब 2 to the power 5। आदत हो जाएगी तो जल्दी करोगे, 5 4 9 3 12 2 14। तो इसका मतलब अगर मैं Q को लिख दूं 2 to the power 14 और बाहर में ऑलरेडी 1/4 है, ठीक है, 2 2 जा 4 7, इसका मतलब Q इक्वल टू फाइनली जो मुझे मिलेगा वो होगा 2 to the power 7/2। समझना मेरी बात बच्चे। तो यहाँ पे P है 2 to the power ½ और Q है 2 to the power 7/2, ठीक है। मैंने अलग अलग निकाला, ये P AN तक का ज्योमेट्रिक मीन, और Q AN+1 से A3n तक का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 4 से लेके 32, मतलब 6th टर्म तक का ज्योमेट्रिक मीन। तो अब पूछा जा रहा है कि अगर मैं A1 से लेकर पूरे 3n तक का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे का ज्योमेट्रिक मीन अगर लेता हूं तो पूरे का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 3n तक का ज्योमेट्रिक मीन। तो उस कंडीशन में मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सीधा ही लिख दूंगा ना मल्टीप्लाई करके। देखो 4, ये पूरा तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हो तुम, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो 2 to the power 14 आया था ना, तो बस 2 और 1 को ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 to the power 14 आया ही था, एक बार 2 और मल्टीप्लाई कर दो 2 to the power 15, और
चूंकि ये टोटल 6 टर्म्स हैं तो 1/6। अगर तुम सॉल्व करते हो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 2 टू द पावर 5/2। तो अब पूरे के पूरे 6 टर्म का 2 टू द पावर 5/2 आया है क्या, ज्योमेट्रिक मीन। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू हमारे पास 2 टू द पावर 1/2 है ही, q की वैल्यू है 2 टू द पावर 7/2, ठीक है, ये है ही। अब मैं p और q को यहां प्लेस करूंगा वैल्यू को, और प्लेस करने के बाद मैं देखूंगा जो भी वैल्यू मुझे 2 टू द पावर 5/2 दे देगा ना, ठीक है, वही हमारा करेक्ट वैल्यू होगा। तो मैं ऐसे कंडीशन में जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो p स्क्वायर और q को मैं देखता हूं। p क्या है, 2 टू द पावर 1/2, तो 2 टू द पावर 1/2 ऑलरेडी है और स्क्वायर है, तो यहाँ 2 है, और q मेरे पास है 2 टू द पावर 7/2, है ना बच्चे, 2। तो यहाँ 2 टू द पावर 1 और ये 7/2, जब तुम सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा तुमको 2 टू द पावर 9/2। और हमें चाहिए था क्या, मतलब ये बेस सेम है, पावर ऐड कर दोगे तो हमें चाहिए था क्या, 2 टू द पावर 5/2, तो ये तो बिल्कुल गलत है आंसर, ठीक है। अब तुम अगर p की वैल्यू को रखते हो 2 टू द पावर हाफ, और q की वैल्यू तुम्हारी 2 टू द पावर 7/2 है, और स्क्वायर है इसके ऊपर, है ना, तो 2 टू द पावर 7/2 है ही, और स्क्वायर है इसके ऊपर, 2 2 कट गया तो 2 टू द पावर 7, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस 1, तो 2 टू द पावर 15/2 आ जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, 2 टू द पावर 5/2, तो ये भी आंसर गलत है, बी भी नहीं हो सकता है ना। तीसरे वाले में जब आओगे सी में, रूट पी क्यू, तो रूट पी क्यू में, ठीक है, पी क्यू, रूट पी क्यू का मतलब होता है पी क्यू टू द पावर 1/2। अब p ऑलरेडी हमारे पास 2 टू द पावर हाफ है, ठीक है, और q भी हमारे पास 2 टू द पावर 7/2 है, 7/2, और इसके ऊपर हाफ है। जरा सोच के देखो, जब बेस सेम है पावर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 8/2, मतलब 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, मतलब इसको मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 4, और बाहर में ऑलरेडी है हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, 2 टू द पावर 5/2, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, और इसीलिए जो बच गया वो है डी, ये करेक्ट आंसर है। अगर शो करना चाहते हो तो कर लो, p टू द पावर 1/3, p टू द पावर 1/3 को अगर मैं लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, p टू द पावर 1/3 को लिख सकता हूं मैं 2 टू द पावर हाफ इंटू 1/3, तो सीधा लिख देता हूं मैं p टू द पावर 1/3 1/2, तो ये हो गया 1/6, और q टू द पावर 2/3 को, तो q तो 2 टू द पावर 7/2 है ही हमारे पास, 7/2 है ही, और 2/3 और है इसमें, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 7/3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 7/3 लिखता हूँ, और दोनों को ऐड करके देखो ना क्या आता है, तो ये आ गया तुमको ऐड करके 2 टू द पावर, ये ऊपर में 6 और ये 1, और 3 2 जा 14, ये 15/6, 15/6 में 3 2 जा 3 5 जा, तो आ गया ना 2 टू द पावर 5/2, ठीक है। तो ये आंसर इसीलिए करेक्ट है, मतलब ये शो करने की कोई ज़रूरत तो थी नहीं, ये पूरा शो करने की ज़रूरत नहीं थी, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो अगर देखना चाहते हो तो देखो कैसे होता है, शो कर दिया अपने आप आ गया हमारा, है ना। वो तो हमने जब चूज़ किया है इस तरह का जीपी, तब हो सकता है तुम नंबर्स बदल दो तो ये और भी आसान हो जाए, तुम डिफरेंट नंबर्स में जीपी को लो तो भी आसान हो जाए। तो ये एक तरीका है जो वहाँ पे अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमारा सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन इसका और भी तरीका है, बेसिक और भी मेथड है इसका, जिसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा, नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा, और मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूँगा क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको दूसरे तरीके से कॉन्सेप्चुअली किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये तो ऑप्शन अप्रोच है, कॉन्सेप्चुअली कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें कराऊंगा, और फिर मैं आगे लेकर चलूंगा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करूंगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।